चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा जनरल एंट्रीज को के बारे में समझा, जो कि स्पेसिफिकली बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट के बारे में थी। आज का जो लेक्चर है वो बैंक ऑडिट से रिलेटेड है। मतलब बैंक ट्रांजेक्शन्स का जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको थोड़ा सा बैंक रिकॉन्सिलेशन का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कितने स्टूडेंट हैं जो कह सकते हैं कि सर हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन का बहुत अच्छा नॉलेज है? बैंक रिकॉन्सिलेशन क्यों बनाया जाता है? तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा। थोड़ा सा क्लास का लेवल मुझे पता चलता है कि बच्चों को बैंक रिकॉन्सिलेशन के बारे में पता है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यह है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम बैंक का बैलेंस लिखते हैं, या जिसको हम यूएस गैप के अकॉर्डिंग कहें कि हम कैश एट कैश और कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो बैलेंस हमने लिखना है। तो वो बैलेंस एज पर बुक्स होता है, एज पर बुक्स, और एज पर जो एक्चुअल बैलेंस आपका होता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल बैलेंस ऑन बैंक। जो बैलेंस शीट बनाते समय बैलेंस एज पर बुक्स आता है या एज पर एक्चुअल आता है, ये मेरा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट को लगता है? जो जो लगता है आप सब लोग लिखिए। आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूं, मान के चलिए कोई एडजस्टमेंट अभी है ही नहीं। एज पर बुक्स कितने लोग कह रहे हैं? जल्दी लिखें जरूर। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का कहना है, बाकी लिख नहीं रहे सर एक्चुअल बैलेंस। एक बच्चे ने लिख दिया जो बैंक के हिसाब से होता है। ओ हो। तो फिर अगर हम बैंक के हिसाब से लिखेंगे तो हमारा तो कभी भी ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं होना चाहिए। आपका ट्रायल बैलेंस कैसे टैली हो जाएगा? और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि आप तो बैंक के हिसाब से लिख रहे हैं, आप अपनी बुक्स लिख रहे हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, बैलेंस जो है वो बैंक के हिसाब से नहीं लिखा जाता, लेकिन बैंक बुक के हिसाब से लिखा जाता है। तो सर बुक के हिसाब से जो बैलेंस लिखा जाता है ना, उसको एक तरीके से बोला जाता है ट्रू बैलेंस। क्या बोला जाता है? जब आप यूएस सीपीए का फार पढ़ेंगे वहां तो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, लेकिन अभी ऑडिट पढ़ रहे हैं सर, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। तो थोड़ा सा यहां पे ये भी समझ लें, ट्रू बैलेंस। इस ट्रू बैलेंस का दूसरा नाम है एडजस्टेड बैलेंस। अब ट्रू बैलेंस अलग अलग रिव्यू प्रोवाइडर ट्रू बैलेंस यूज करते हैं, कोई एडजस्टेड करता है, कोई एज पर बुक्स करता है। अब मैं आपसे यहां पर दो चीजें पूछना चाह रहा हूं कि दो भी डिफरेंसेस होंगे, दो रीजन से डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंस के सर दो रीजन है। चलिए आप बताइए कि बैंक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है उसका क्या रीजन होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा। तो उस डिफरेंसेस को ही तो हमने यहां पे समझना है। तो डिफरेंस को हम एज पर इंडियन इंडियन टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे। हम जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, एडजस्टेड एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बुक्स और रिकॉन्सिलेशन आइटम रिक्वायर्ड, ये दो रीजन मेजरली होते हैं। कितने लोगों को इनके बीच में क्लियरली डिफरेंशिएशन पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप यूएससीपीए का फार पढ़ेंगे, हर बच्चे ने बोला सर एक सिमुलेशन, अगर 100 लोगों से बात करी होगी तो 100 के 100 लोगों ने बोला सर एक सिमुलेशन देखा था, और वो भी कमाल का देखा था। मतलब ऐसा आसान सा नहीं देखा था, अच्छा खासा आता है। तो अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसको ये अच्छे से पता है कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बुक्स वर्सेस रिकॉन्सिलेशन आइटम को हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे? कितने लोग कह सकते हैं कि सर हम पहचान लेंगे? फिर मैं देखना चाहता हूं कि आप वाकई पहचान पाते हैं या नहीं।
पहचान लेंगे। चलिए तो देखते हैं। सर बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है। आप बैलेंस शीट में बना रहे थे 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बना रहे थे, और आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो बैलेंस है, जो बैलेंस शीट आप बना रहे थे 31 दिसंबर का बैंक का बैलेंस लिखना है, तो बैंक का बैलेंस, बैंक का स्टेटमेंट क्या 31 दिसंबर को आपके पास आ जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 31 दिसंबर को ही बैंक स्टेटमेंट आ जाता है क्या? जनरली तो नहीं आता है। वो तो एक दो दिन लग सकता है। अब आज ऑनलाइन जमाना है सर, तो भी क्या हुआ, कई बार कोई रिकॉन्सिलेशन में आइटम पड़ी हो सकती है। तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो तो आपको बैंक स्टेटमेंट देख के पता चलेगा। बैंक स्टेटमेंट देख के ही पता चलेगा ना कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है। अब ये आइटम रिकॉन्सिलेशन आइटम है या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द बुक्स? आपको 5 जनवरी को स्टेटमेंट मिला, 5 जनवरी को। यार बैंक का आईडी पासवर्ड अकाउंटेंट के पास तो नहीं होता ना, कि अकाउंटेंट 31 दिसंबर को शाम को बैंक का नेट बैंकिंग खोल के देख ले। वो तो कंपनी के बैंक स्टेटमेंट आते हैं। कितने लोगों को लगता है ये रिकॉन्सिलेशन आइटम है? जिनको रिकॉन्सिलेशन लगता है पहले वो हैंड रेस कर दे। हैंड रेस कर दो, मेरे को दिखते जाएगा। मैं जरा हैंड रेस वाले बच्चों को पहचानना चाहता हूँ, और जो नहीं कर रहे उनको भी पहचानना चाहता हूँ। और जो अब जरा उसके बाद हैंड रेस करना। ये 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है। सर इट्स अ रिकॉन्सिलेशन आइटम। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बुक्स के पक्ष में कितने बच्चे हैं? जरा वो अब हैंड रेस कर दें। तो सर उसके भी पक्ष में इक्वल इक्वल जनता बटी हुई है, और कुछ लोग नोटा पे वोट डालने के बचपन से आदी हैं। चुनाव भी आ रहा है 2024 में, बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। तो उस प्रकार के व्यक्ति भी क्लास में बैठे हुए हैं। थैंक यू। तो जनता तो 50-50% में बटी हुई है, और 50% जनता सही है, 50% जनता गलत है। तो जिन लोगों ने बोला ये एडजस्टमेंट है वो सही है, ये रिकॉन्सिलेशन नहीं है। अब उसका लॉजिक भी समझाऊंगा और आपसे भी पूछूंगा कि सर ये रिकॉन्सिलेशन क्यों नहीं है। आप मुझे बताइए, इस बैंक के एक्सपेंडिचर की एंट्री आप किस साल में करेंगे? लेट से ये 2022 में करेंगे या 2023 में करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 जनवरी को तो आपको स्टेटमेंट मिला था। स्टेटमेंट जनवरी को मिला था, 5 जनवरी को, तो क्या जनरल एंट्री? तो सर जिस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग अगर हमें बुक्स में करनी हो प्रीवियस ईयर में, तो वो कभी भी रिकॉन्सिलेशन आइटम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना आपका ट्रू बैलेंस आएगा ही नहीं। एडजस्टमेंट कब रिक्वायरमेंट होता है? जब आपको ट्रू बैलेंस रिक्वायरमेंट है। तो ये रिकंसिलेशन आइटम नहीं है। अगर आपकी कैश बुक और ये बैंक की बैंक बुक, आपका बैलेंस बता रहा है 90,000, इसका बता रहा है 88,000, रीजन है 2,000 का बैंक चार्जेस। तो आप मुझे बताइए, आप आपकी बैलेंस शीट में 90,000 का बैलेंस दिखाएंगे या 88,000 का दिखाएंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन है। सर आप दिखाएंगे ना 88,000 का, आप यहीं से 2,000 माइनस कर देंगे। बोले यार खर्चा तो पिछले साल का था, तो माइनस कर दिया। तो जब आपने यहां माइनस कर दिया तो इसका मतलब आप एडजस्टमेंट दिखा रहे हो, क्योंकि सर आपको पता है कि भले ही मुझे बैंक स्टेटमेंट 5 जनवरी को मिला है, मैं इस 2,000 के बैंक चार्जेस की एंट्री नेक्स्ट ईयर 2023 में नहीं करूंगा। मैं इसकी एंट्री 2022 में करूंगा। मतलब इसकी मुझे ट्रू बैलेंस का कैलकुलेशन करते समय इस 2,000 को माइनस करना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, यहाँ पर 2,000 के बैलेंस को यहां पर माइनस कर दिया। तो ये मेरा रिकॉन्सिलेशन आइटम नहीं है, ये मेरा एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट मतलब आपको कैश बुक में से ही उसका एडजस्टमेंट देना होगा। तो बात समझ में आ गई?
कितने लोगों को क्लियर हो गया सर? हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, ये लॉजिकली क्लियर है कि हमको तो 2022 में ही इसकी एंट्री पास की। देखो, थोड़ा सा बेसिक अकाउंट आपको आना ही चाहिए, ऑडिट पढ़ना हो, चाहे फार पढ़ना हो, चाहे रेगुलेशन पढ़ना हो। अब आप बोलोगे सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं, बेटा टैक्सेशन में भी जरूरत पड़ जाएगी इसकी। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कैश बुक का बैंक चार्जेस से क्या लेना देना, तो पहले इस बात को समझिए, कैश बुक और बैंक, कैश और बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस एक ही चीज होता है ना। मतलब जो आपकी बुक्स है, जो आप जो बुक्स बना रहे हैं, वो कैश एंड बैंक बुक कह लीजिए उसको। बैंक बुक का दूसरा नाम हम पासबुक की भी कह सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूं एज पर बैंक रिकॉर्ड, ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपका, एज पर बैंक रिकॉर्ड। पर कॉमन एज पर बैंक रिकॉर्ड, जिसको हम पासबुक बोल ले, है ना, पासबुक भी कह सकते हो आप, कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं। अभी तो एक ही ट्रांजेक्शन था, तो आप लोगों ने गलत बताया, 50% बच्चों ने गलत बताया, मेरे लिए हैरानी है। तो ये वाली जो बुक है ना, ये बैंक बैंक ये जो कैश बैलेंस लिख रहा हूं मैं, कैश बुक, ये कंपनी की बुक्स है ना, डिपॉजिटर्स बुक्स कह सकते हैं इसको, डिपॉजिटर बुक्स। मतलब जो हमारी ये कंपनी की बुक्स है, और ये बैंक की बुक है, मतलब बैंक के पास जो हमारा अकाउंट है वो अपनी बुक्स बता रहा है कि आपका अकाउंट हम इस तरीके से मेंटेन करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी को ये बताने की जरूरत है कि अगर हमारा बैलेंस डेबिट चल रहा है तो बैंक का क्रेडिट चल रहा होगा। इतना लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। 11th क्लास नहीं पढ़ रहे, आप सीपीओ पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट और डेबिट भी समझ में नहीं आता, तो फिर 11वीं क्लास पूरी पढ़ के आइए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी रहेंगी, 11th क्लास आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगला ट्रांजेक्शन, तो सर बैंक चार्जेस आपने बता दिया, समझ में आ गया होगा सभी को बैंक चार्जेस। चलिए, दूसरा, एक कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा करा दिया आपके, आपको कब पता चलेगा ये? कस्टमर ने, कोर बैंकिंग होती है ना वर्ल्ड में, अबे जैसे मेरे अकाउंट में कई बच्चे लोग पैसा जमा कराते रहते, मेरे को पता भी नहीं चलता, वो तो मंथ के एंड में रिकंसिलेशन होता है। यार मेरी जैसे कंपनी है, AKPI से मेरा पर्सनल अकाउंट है, 2-3 कंपनीज और है, उसमें पैसे आते रहते हैं, स्टूडेंट डिपॉजिट करते रहते हैं, थोड़ी पता। अब जैसे आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी पैसे डिपॉजिट किए तो मुझे थोड़ी पता होता है। बच्चे मेरे को मेल करते रहते हैं कि सर हमारा पैसे फीस आ गई क्या, तो मैं तो ध्यान देता नहीं, क्योंकि मैं अकाउंट्स कम देखता हूँ, अलग टीम है उसके लिए। तो मैं अब आपसे क्या पूछ रहा हूं, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया आपके अकाउंट में 31 दिसंबर को, इट्स रिकॉन्सिलेशन आइटम और एडजस्टमेंट आइटम? जल्दी फटाफट, मैं बहुत सारे चैट तो नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैट लिखते हैं, तो किसी की चैट ऊपर नीचे, मैं जानना चाहता हूं अभी इसको रिकॉन्सिलेशन मान रहे हैं या एडजस्टमेंट मान रहे हैं। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, 31 दिसंबर को डिपॉजिट किया है, और आपको अगले साल पता चल रहा है। तो अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूं, कस्टमर ने कब डिपॉजिट किया? 31 दिसंबर को। जैसे लेट से आपने मेरे अकाउंट में 31 दिसंबर को 10,000 डाल दिए, और मैं अपनी बुक्स भी 31 दिसंबर, मुझे इस ट्यूशन फीस को 2022 में रिकॉर्ड करना चाहिए या 23 में रिकॉर्ड करना चाहिए? अभी मान लेते हैं आपसे, आप बताओ। तो सर जब इस कस्टमर के बैलेंस को अगर मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा इस साल, तो फिर ये रिकॉन्सिलेशन, तो मेरा सही बैलेंस तो आएगा ही नहीं कभी भी। अगेन ये इट इज नॉट एन रिकॉन्सिलेशन आइटम, ये कहां से रिकॉन्सिलेशन हो गई? अब आप बोलोगे सर हमको तो सारी आइटम एडजस्टमेंट लग रही है, अभी देखो आपके आंसर को मैं चेंज करवाता हूं थोड़ी देर में। तो सर कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, और 31 दिसंबर को आपने इसकी एंट्री आपको इसी में करना पड़ेगी, तो आप इसको एडजस्टमेंट मानोगे, तो ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए सर। बात समझ में आ गई ट्रू बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए?
अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग अकाउंटिंग की जॉब करते होंगे अपने अकाउंट्स में, तो वो वाला लॉजिक यहां मत लगाना कि हम हर महीने अकाउंट रिकंसिलेशन करते हैं। अब वो अभी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब चलिए एक और देते हैं, अब आप पहचानते हैं कि नहीं। मान के चलो मैंने 28 दिसंबर को एक चेक इशू किया है। अच्छा, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, सर आप ये वाली स्पेलिंग लिख देते हो CHEQUE, ये भी स्पेलिंग होती है और चेक वाली स्पेलिंग भी होती है ना, दोनों स्पेलिंग सही मान के चलना। अमेरिकन CHECK वो लिखते हैं ना। तो चेक इशू किया मैंने अभी 20 दिसंबर को। ये मेरा बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस, और ये बैंक। मैंने तो 28 दिसंबर को चेक इशू कर दिया है, लेकिन क्योंकि चेक अभी क्लियर नहीं हुआ बैंक ने, तो 5 जनवरी को, 5 जनवरी को पास किया है, मतलब पेमेंट किया है, क्लियर हुआ है। ये रिकॉन्सिलेशन आइटम है या एडजस्टमेंट आइटम? अब कई लोग इसको एडजस्टमेंट सोचेंगे, कई लोग रिकॉन्सिलेशन, वो कंफ्यूजन रहेगा आपके में, थोड़ा बहुत रहेगा, ज्यादा नहीं। तो सर देखा जाए तो ये जो पेमेंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये रिकॉन्सिलेशन आइटम, क्या इसका एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा? यस और नो? इसका एडजस्टमेंट क्यों रिक्वायर्ड नहीं होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सर इसका एडजस्टमेंट इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने बैलेंस को कम कर रखा होगा, आपने अपने पास एंट्री, ये कोई मिसिंग एंट्री नहीं है, आपने इशू किया, आपने अपनी बुक में कम कर दिया सर। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ना आप, कि सर ट्रू बैलेंस कैलकुलेशन के लिए ये सारी चीज ये होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइनस कर दिया होगा। आपने किसी को चेक दिया, लेट से मेरे को अपने डिजिटल मार्केटिंग वाली टीम को पेमेंट करनी पड़ती है, तो मैं या मेरे अपने स्टाफ को मैं 31 दिसंबर को सैलरी का चेक काट के दे देता, अब वो नहीं डाल रहे तो मैंने तो अपने बैलेंस में कम कर दिया। तो ऑलरेडी मेरा बैलेंस तो कम आ रहा है, लेकिन बैंक का तो बैलेंस क्या आ रहा होगा, अभी भी बढ़कर आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा करूं, जैसे मैं आपको एडजस्टमेंट से के हिसाब से समझाता हूं। 90,000 मान के चलो अभी हमारा बैलेंस था दोनों का, कैश बुक का भी, और एक चेक में इशू करता हूं, मैं यहां से 10,000 माइनस कर देता हूं, क्योंकि मैंने चेक कब दिया, 28 दिसंबर। तो मेरा बैलेंस तुरंत क्या हो गया, यहां से कम हो गया 80,000, लेकिन बैंक का तो 90 आ रहा है। तो क्या मैं एडजस्टमेंट करने के लिए इसको ऐड कर दूं यहां पर, और 90 90 लेकर आ जाऊं? क्योंकि एडजस्टमेंट का तो मतलब बुक्स में छेड़ा छाड़ी, एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? क्या ये सही होगा या गलत अप्रोच? दिस इज करेक्ट और रॉन्ग अप्रोच? नहीं सर, ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि मैं अपने बैंक, अपनी सही सही बैलेंस को क्यों एडजस्टमेंट करूंगा? मैं तो इसको यही रहने दूंगा। मैं एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बुक्स में नहीं बनाया जाता है, वो मेमोरेंडम होता है, अलग से बनाया जाता है, रफ पेपर पे कह लो आप, ये कह लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्सेल शीट पे बना लो या किसी पे बना लो। तो आपने कैसे पहचाना सर ये एडजस्टमेंट और रिकंसिलेशन आइटम, आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया, कैसे आपने आइडेंटिफाई किए? हाँ, क्योंकि आप क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एडजस्टमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन, दिस इज द $1 million क्वेश्चन। अभी बहुत सारी चीजें पूछूंगा ना, अभी थोड़ी, अभी तो एक दो चीज और पूछने वाला हूं, उसके बाद आप खुद ही बताओगे कि सर हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। अगला एक और ट्रांजेक्शन देते हैं।
अभी हमने चेक रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है ना, ऑन 25 दिसंबर। बट पेमेंट जो डिपॉजिट हुआ है हमारे अकाउंट में वो नेक्स्ट ईयर हुआ है। बताइए एडजस्टमेंट है या रिकॉन्सिलेशन? 25 दिसंबर को चेक मिल गया, कस्टमर आप लोगों ने चेक दे दिया मुझे, मैंने बैंक में डाल दिया। बैंक ने तो 5 जनवरी को क्लियरेंस दी, बोले अभी टाइम लगेगा, आउटस्टैंडिंग चेक है, आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट और रिकॉन्सिलेशन, रट्टा मार के नहीं जा सकते एग्जाम में कि सर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट रट लेंगे और रिकॉन्सिलेशन रिकॉन्सिलेशन रट लेंगे। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे रिकॉन्सिलेशन लिख रहे हैं। और यहां पर ऐसा नहीं बोलना आई थिंक इट इज एडजस्टमेंट, इट इज एडजस्टमेंट और रिकॉन्सिलेशन थिंक नहीं होता। आर या पार की लड़ाई होती है यहां पर। तो सर अगेन ये रिकॉन्सिलेशन आइटम है। सर ये रिकॉन्सिलेशन क्यों है? आप मुझे बताओ, आप मुझे चेक से पेमेंट देते हो, चेक से। मेरी इनकम 2022 में रिकॉर्ड करूं या 2023 में रिकॉर्ड करूं? आपने चेक दे दिया, सर ये फीस के लिए आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए, आपने वो चेक काटा मुझे दे दिया, मैंने अपनी ड्रॉज में रख लिया, मैंने 28 दिसंबर को डाला, 5 जनवरी को क्लियरेंस हुआ। तो सर सीधी बात है, जब मेरे पास पैसा आ गया होगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो कर लूंगा ना। मतलब अगेन लेट से मेरा बैलेंस वापस से 90,000 का था, आपने मुझे 10,000 दे दिए, मैंने अपना बैलेंस तो 1 लाख रुपए बढ़ा दिया। लेकिन बैंक में तो अभी कुछ पैसा आया ही नहीं, बैंक तो अगेन 90 बोल रहा, बैंक तो नेक्स्ट ईयर बढ़ाएगा। तो क्या मैं आपके इस चेक देने की एंट्री को नेक्स्ट ईयर पर लेकर जाऊं? मैं ये बोलूं कि नहीं भैया मुझे 2023 में आपसे इनकम हुई है? नहीं सर, अगेन क्या है ये रिकॉन। तो सर हम एडजस्टमेंट करना मतलब अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी कैश बुक को हम करेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगेन ये रिकॉन्सिलेशन आइटम है। बात समझ में आई? एक कस्टमर था, उससे आपने पेमेंट रिसीव किया, चेक रिसीव किया, ठीक है, चेक रिसीव किया और डिपॉजिट भी कर दिया आपने इस साल। लेकिन उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस था, इनसफिशिएंट बैलेंस था, ठीक है। तो इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। आपने तो 31 दिसंबर को डिपॉजिट कर दिया, लेकिन ये जो रिटर्न आया है आपके पास नेक्स्ट ईयर आया। ये क्या होना चाहिए? बस इसमें बहुत उलझते हैं बच्चे। ये एडजस्टमेंट होगा या रिकॉन्सिलेशन होगा, बस इसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात आपको नेक्स्ट ईयर पता चली है। ये बात आपको नेक्स्ट ईयर पता चली है। तो बेटा ये होगा एडजस्टमेंट। क्या होगा? एडजस्टमेंट।
तो सर हम कैसे पता करेंगे एग्जाम में कि ये एडजस्टमेंट होगा, ये रिकॉन्सिलेशन होगा? हम तो सर लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाएंगे सर। वो तो बहुत सारी ऐसी सी भयानक लैंग्वेज यूज करेंगे, चेक नंबर 240, 240 नहीं करेंगे वो। और एग्जाम में तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पता है क्या? ये वाले कितना लिखा है अमाउंट? 3 2 5। मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कितने शून्य लिखे हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जाम की। और ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी वहां। और आपने जरा सा एक जीरो कम लगा दिया, गेम ओवर, पूरा खेल खत्म। क्यों सर? क्योंकि वहां देंगे वो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके बेसिस पे ही सारा काम है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद माइनस होता है अदर एक्सपेंडिचर। तो एक गलत ये निकलेगा, एक जीरो यहाँ कम लगाओगे, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये चैलेंजेस आपको स्टार्टिंग से ही रेडी रहना है कि ये सारी चीजें होती हैं। ये इंडिया वाले, इंडिया में सीए इंस्टीट्यूट भी बहुत करती थी। अरे इंडिया की तो सीए इंस्टीट्यूट और भी खतरनाक करती थी। किमली, किमटी, किमनानी, 3 कंपनीज आर देयर। किमटी होल्ड 30% शेयर इन किमनानी, एंड किमनानी होल्ड 30% शेयर इन किमटी। पढ़ो बेटा, एंजॉय करो। आया सुन के मजा की नहीं? किमटी, किमनी, किमनानी, मैं हूं इस प्रकार के एग्जाम में बैठा हुआ बच्चा जब मैं सीए कर रहा था। मेरे कसम से मन कर रहा था कि कॉपी फाड़ के, क्योंकि कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, किमटी, किमनी, किमनानी, 30% होल्डिंग किमनानी ने, ऐसा ये भी करते हैं। ये नाम आगे का देंगे और पूछेंगे पीछे वाला, ABC, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों में आपका ध्यान भटकेगा। ये सारी चीजों के लिए आप रेडी रहना। तो सर हम तो कैसे पता करेंगे कि एडजस्टमेंट, और क्या कोई रूल बनाया जा सकता है कि ये रिकॉन्सिलेशन आइटम है, ये एडजस्टमेंट आइटम है? कोई बता सकता है, ऐसा सोच सकता है ये आइटम्स को देखिए कि सर हम ऐसे याद रख लेंगे? वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, अगर एक लॉजिक है बहुत बड़ा। क्या लॉजिक दिख रहा है? लॉजिक क्या दिख रहा है? चलो सोचो आप लोग, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा यहाँ पे। सर जितना भी टाइमिंग डिफरेंस होता है, टाइम के कारण डिफरेंस होता है, कि हमने डिपॉजिट कर दिया, क्लियर नहीं हुआ, हमने इशू कर दिया, पेमेंट नहीं हुआ, बैंक नहीं, ये क्या है? जहां कहीं भी डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग, लेट स्टेटमेंट मिलना इज नॉट द रीजन कि हमको उस दिन स्टेटमेंट में बोला। जहां पर टाइमिंग डिफरेंस है कि मैंने डाला 28 को और क्लियर हुआ नेक्स्ट ईयर में, या मैंने किसी को इशू कर दिया, उसने नेक्स्ट ईयर में क्लियर करा, जो जितने भी टाइमिंग डिफरेंस होते हैं वो हमेशा ही रिकॉन्सिलेशन आइटम होते हैं। टाइमिंग डिफरेंस आप देखो, अब ध्यान से देखो, ऊपर देखो तो टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। बैंक ने 31 दिसंबर को ही खर्चा चार्ज किया आपके अकाउंट में, वो तो स्टेटमेंट आपको लेट मिला है, तो वो बैंक का गलती थोड़ी है। बैंक ने तो एंट्री कर दी, इमीडिएटली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता, आपने अवेलेबल नहीं किया। तो सर एक बात ये कह सकते हैं कि अगर हमारे नॉलेज में कोई चीज नहीं है, नॉलेज में कोई चीज नहीं है, तो वो कभी भी रिकॉन्सिलेशन नहीं होता। कि हमारे नॉलेज में नहीं है कि बैंक चार्जेस लग जाते हैं, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, क्या नॉलेज के कारण आप रिकॉन्सिलेशन कर दोगे? नहीं, जितने भी नॉलेज वाले वर्ड आएंगे वो एडजस्टमेंट आएंगे। ये दो क्यों आपकी बुक्स में एंट्री नहीं हो पाई थी इन दो की? आप टाइमिंग डिफरेंस था या आपके नॉलेज में नहीं था? आप बताओ। नॉलेज में नहीं था, नॉलेज में देर से आया। नॉलेज है या टाइमिंग है? सर ये नॉलेज है। और सर ये तो नॉलेज में था, लेकिन पेमेंट तो इस साल हुआ ही नहीं है। मतलब सर आपकी बुक्स में और बैंक की बुक्स में अगर दो डिफरेंट ईयर में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो वो हमेशा रिकॉन्सिलेशन होता है। दो डिफरेंट ईयर में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दो डिफरेंट ईयर में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको बैंक भी उसी ईयर में रिकॉर्ड करना चाहता है और आप भी उसी में रिकॉर्ड में करना चाहते हो, तो वो कभी भी रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता, वो एडजस्टमेंट ही होगा।
तो बताइए कौन सा लेवल का असर्शन चेक कर रहे हैं आप? कौन सा लेवल का असर्शन चेक कर लिया आपने इस बैंक रिकंसिलिएशन में? असर्शन, असर्शन का मतलब, हाँ, असर्शन मतलब कंप्लीटनेस। इसको हम कंप्लीट ने, कई बच्चे बोले सर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस नहीं है बेटा, ये कंप्लीटनेस है। दूसरा सर, आप मुझे बताइए, आपको चेक मिल गया लेकिन वो तो अगले साल के, अगले साल भी क्लियर नहीं हुआ, इस साल भी क्लियर नहीं हुआ, तो दो देखा जाए तो इस साल ये आपका एडजस्टमेंट ही कहलाना चाहिए। लास्ट वाला अगर आप देखें, लास्ट वाला, तो क्या इसको अगले साल बैंक रिकॉर्ड करता? क्या बैंक का बैलेंस बढ़ने वाला था क्या? आप मुझे बताओ, जो इसको रिकंसिलेशन मान लूं। 5 जनवरी को राइट ऑफ, 5 जनवरी को डिसऑनर्ड हो गया है, क्या नेक्स्ट ईयर में बैंक इसको रिकॉर्ड करने वाला है? आप बताओ जिन्होंने लिखा सर ये पांचवा रिकॉन्सिलेशन क्यों नहीं है। क्या फिफ्थ नेक्स्ट ईयर को बैंक अपनी बैलेंस को बढ़ाने वाला है क्या? बाउंस चेक के बेसिस पे नहीं बढ़ाने वाला, तो उस साल तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं सर, तो पिछले साल भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ना। जब किसी, देखो रिकॉन्सिलेशन कब आता है? जब किसी एक, रिकॉर्डिंग दोनों में होगी बट डिफरेंट पीरियड में हुई है, वो रिकॉन्सिलेशन होता है सर। रिकॉन्सिलेशन हमेशा डिफरेंट पीरियड के कारण होता है। क्या आप ये कह सकते हो कि बैंक चार्जेस मुझे, मैं इस साल रिकॉर्ड कर लूं, बैंक अगले साल, बैंक इस साल 2022 में रिकॉर्ड कर ले, मैं 2023 में, क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ, खुद बताओ। आपकी, आपने बैंक से पूरी सर्विसेज 2022 में ली, और बिकॉज कि आपको बैंक का स्टेटमेंट नहीं मिला 2023 में, उसकी रिकॉर्डिंग कर लोगे क्या बेटा? आप मुझे बताओ, खुद आंसर दो, अपने आप से पूछो। तो आप मुझे बताओ कि आप इसको रट पाओगे कि सर हम रट लेंगे, ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस कर देंगे, बैंक चार्जेस कर देंगे? तो बेटा रट लोगे तो एग्जामिनर और भी समझदार है। क्यों? वो आपको दे देंगे इस तरीके से कुछ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अब, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, $90,000। उन्होंने लिख दिया बैंक चार्जेस $1,000। उन्होंने लिख दिया बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। आपको पहचानना है क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है। अब आप, उन्होंने लिख दिया कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट 9,000। आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बट रिकॉर्डेड इन नेक्स्ट ईयर। बट आपको अब रिकॉर्डेड कर दिया, और आपको कब पता चला है? नेक्स्ट ईयर में पड़ा। अब स्टेटमेंट रिसीव्ड लिख देंगे, वो स्टेटमेंट, मैं समझा रहा हूं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में आप समझ जाना कि रिसीव्ड नेक्स्ट ईयर, वो लिख देंगे। चेक इशूड $7,000 प्रेजेंटेड इन नेक्स्ट ईयर। चलिए कैलकुलेट ट्रू बैलेंस, बताओ कहां रट के जाओगे आप? बताओ अब अगर आपको रट्टाफिकेशन आता है या लॉजिक आता है तो आप बता दो। ट्रू बैलेंस, कैलकुलेट ट्रू बैलेंस। इस तरीके का ये बैंक रिकंसिलेशन आपने इंडिया में बनाया है कभी? सर हम तो पूरा एक ही में कर लेते थे। अरे इंडिया में वो प्रैक्टिकल लाइफ में बनाना और इसमें बहुत फर्क है। शुरू हो जाइए आप सभी लोग।
और ये एक्सक्यूज मत देना कि सर हमारा टैली गलत हो गया, एरर हमने गलत समझ लिया, हम तो वैसा कर रहे थे। अभी समझे हो आपने, अभी जस्ट समझा है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू योर बैंक 9,000, स्टेटमेंट रिसीव्ड नेक्स्ट ईयर, आपको नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट रिसीव हुआ है और कस्टमर ने आपका डिपॉजिट कर दिया, तो आपको नहीं पता था ये। आपको क्या करना है इसका, आपको ट्रू बैलेंस कैलकुलेट करना है। यहां पर ये बैंक का बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। बस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन होंगे, आपको ऑप्शन नहीं दिए मैंने, क्योंकि सिमुलेशंस में ऑप्शन नहीं होते, सिमुलेशन आएगा ऐसा। तो ये गलत फहमी में भी नहीं रहना है कि सर हर चीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमको ऑप्शन मिल जाएंगे ना। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चार पांच आंसर आ गए हैं। 92,500, 93,000, ये बच्चों के आंसर आ रहे हैं। 92,500, एक तो ये आया है, 93 आया है, एक 80,000 भी आया है। नहीं 80, हाँ 80, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आंसर है 80,000, तो वो आंसर को मेरा हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो सीए बच्चों पे मैं कैसे प्रेशर क्रिएट कर देता हूँ। 93, 91 भी आ गया, चार ऑप्शन आ गए। आपका जो आंसर है वो देना है आपने, आपने अपना आंसर चेंज नहीं करना है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आंसर बहुत कम बच्चों ने देने की कोशिश की है, 85 भी आया है। चलो आंसर आते जा रहे हैं। एक दो तीन चार पांच आंसर आ गए। 96 भी आ गया एक आंसर। चलो बेटा 96 भी आ गया। जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो साथ साथ करते चले हैं ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सर हमको ट्रू बैलेंस पे पहुंचना है, तो हमें तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेना पड़ेगा। बैंक बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, तो हमने तो सर बैंक का ले लिया 90,000। अब एडजस्टमेंट की बारी आती है। सबसे पहले बैंक चार्जेस, इसका कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो है। प्लस करें, माइनस करें और कुछ नहीं करें, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। प्लस माइनस और नथिंग, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, प्लस माइनस और नथिंग। तो सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, ये 1,000 बैंक चार्जेस, ये बैंक का स्टेटमेंट है, बैंक वालों ने माइनस किया होगा कि नहीं किया होगा, आप तो मुझे बस ये बता दो। माइनस करके भेजा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बैंक का स्टेटमेंट है, आप बताओ मुझे। उन्होंने माइनस किया होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपको हाँ या ना बोलना है कि सर जब बैंक का बैलेंस उन्होंने बताया होगा तो ऑलरेडी उन्होंने इसमें से माइनस करा होगा, इसका मतलब उसमें से तो माइनस है ये, बैंक चार्जेस ऑलरेडी उसमें से माइनस है। और हमको ट्रू बैलेंस का कैलकुलेट करते समय भी माइनस करना है, तो जब ऑलरेडी माइनस है तो हम क्यों एडजस्टमेंट, तो नील, नॉट एप्लीकेबल। कितनों को ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं होगा सर इसका। मैंने क्या बोला, ये बैलेंस किसका था बेटा, आप खुद बताओ किसके हिसाब से बैलेंस है ये। बैंक का जो स्टेटमेंट है उसका बैलेंस है, वो ऑलरेडी इसमें से माइनस करके भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। जब लिख रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, तो क्या बैंक चार्जेस उन्होंने माइनस नहीं किए होंगे आपके अकाउंट्स में से, कर दिए होंगे? क्या आपको वापस से इस बैलेंस में प्लस करना चाहिए? क्या आप भी माइनस नहीं करोगे? जब दोनों जगह ही सेम होगा तो आपको कुछ करोगे, तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, तो इग्नोर मारना है इसको। एग्जाम की लैंग्वेज में यहां जीरो लिखना है। बात समझ में आई कि सर बैंक ने तो सब कुछ करके दिया, हम क्यों, हमको तो ट्रू बैलेंस निकालना है। हम भी माइनस करते थे, वो भी माइनस कर चुके हैं, तो खत्म, 90 जी होगा, यही ट्रू बैलेंस होगा। अब ये तो खत्म हो गया सर। चलिए बैंक ने हमको क्रेडिट दे दी 2,000,
मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा कि डेबिट कम कर दिया होगा? बैंक ने क्रेडिट दी है, डेबिट नहीं किया आपके अकाउंट से। तो उन्होंने ऑलरेडी आपके बैलेंस को बढ़ा दिया है, तो आप भी बढ़ाते हैं ना। पिछले साल का इंटरेस्ट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये भी जीरो ही है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। मैंने जानबूझ के दिया था ये, कि रट्टा मारने वाले जो ऐड प्लस ऐड माइनस करेंगे वो सोचेंगे ही नहीं कि बैंक का बैलेंस लिखा है। कुछ नहीं करना है इसको, ऑलरेडी इंक्रीज है इसमें। तो ये दो तो खत्म हो गए सर। बात समझ में आई? कि सर ऑलरेडी जब जुड़ा हुआ है तो हम ट्रू बैलेंस पे पहुंचने के लिए इसका कुछ भी नहीं करेंगे सर। ये हमने बैलेंस ही आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दे दिया, ये कैश बुक के हिसाब से नहीं दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू योर बैंक अकाउंट 9,000, स्टेटमेंट रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। जब उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं करेंगे सर हम उन्होंने। सर सीधी बात है, जब ऑलरेडी इसमें बड़ा हुआ है तो हमको भी तो ऐड इसी साल कहना, स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर मिला तो क्या हम इसको ऐड कर दें? इसका भी कुछ नहीं करना। अब ये बात आती है, बस यही असली गेम था। अब इसमें से किसी एक का स्टूडेंट का भी, या तो 97 वाला भी किसी का नहीं, 83 वाला भी किसी का नहीं है, मतलब सारे गलत हैं। अब ये सोच लेते चेक इशूड, चेक हमने इशू किया है, प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट ईयर, इसका क्या करना चाहिए? क्या बैलेंस पिछले साल का प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट ईयर? मेरा क्वेश्चन आपसे बस यही है कि इसको क्या करना चाहिए? सर बैंक में से तो माइनस नहीं है ये 7,000, लेकिन ट्रू बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए सर हमने इशू कर दिया। पेमेंट अभी अगले साल होगा तो उससे हमें क्या लेने देना? हम तो हमारा बैलेंस कम कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? लेस। लेस क्या? चेक जो आपने इशू किया था। और कमाल की बात है, सारे के सारे बच्चे इसमें गलत थे। तो ट्रू बैलेंस जो होगा वो होगा आपका 83,000, जो क्लास में किसी का भी नहीं था। गुरनूर सिंह था तुम्हारा, एक स्टूडेंट थे। क्या तुमने यही सारा लॉजिक सोच के प्लस माइनस किया था? कि कुछ ऐसा तो नहीं कईयों का कंपनसेट में सही माइनस प्लस हो जाएगी, 9 प्लस कर दिया? 83 से मतलब नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस से मतलब होना चाहिए कि कहाँ माइनस करना था, कहाँ प्लस करना। बात समझ में आई सभी को? सभी लोग अग्री हैं इस बात से कि सर आप सही कह रहे हैं? देख लो, आप रट्टाफिकेशन की सोच रहे थे कि सर हम तो रट लेंगे, ये एडजस्टमेंट है, ये माइनस है, एग्जामिनर ऐसा गेम खेल जाएगा आपके साथ में, आपको बैंक स्टेटमेंट दे देगा, बोले बैलेंस एज पर बैंक, कैलकुलेट ट्रू बैलेंस। आपका 83 आंसर आ रहा वो मैटर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको हर सेल के मार्क्स मिलेंगे, ये सारे लिखना पड़ेगा आपको। समझदार है ना, एंड का आंसर थोड़ी मैटर करता है, इतने नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इतने का एक मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपके ये सारे गलत हैं, नीचे 83 सही हो गया, तो इतने के मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? चलिए, थोड़ा सा चेंज करता हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक। दो कैलकुलेट करना है आपको, दो चीज, ट्रू बैलेंस कैलकुलेट करना है एंड बैंक का बैलेंस बताना है। सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ हटा दिया मैंने। अभी भी आप दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ये आपके ऊपर है, और इसलिए मैं इसको भी यहां से हटा दे रहा हूं। सर मैंने क्या किया, बैलेंस एज पर कैश बुक कर दिया। मैंने आपसे दो चीजें पूछ ली, कैलकुलेट ट्रू बैलेंस एंड एज पर बैंक बैलेंस कैलकुलेट। अब आप दिमाग लगा के दो आंसर दीजिए आराम से, 2-3 मिनट लेकर।
मैं पूछ रहा हूं दो बैलेंस आप लोगों से। सो 1 लाख क्या बैंक बैलेंस है? तो हमने यहां पर बैलेंस एस पर कैश बुक लिख दिया सर, 90,000। अब सर एक एक ट्रांजेक्शन को समझते, बैंक चार्जेस। बताइए ट्रू बैलेंस का कैलकुलेशन करते समय ये सही माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। लेस कर देते हैं। तो अगर हम यहां से माइनस कर दे बैंक चार्जेस, तो बैंक ने भी कर दिया होगा, हम भी कर देते हैं माइनस। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हमको प्लस करना पड़ेगा सर। तो बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए 2,000। तो ये दो तो बात हो गई सर। अब बात करते हैं कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट 9,000। हमको तो ये बात सर नेक्स्ट ईयर पता चली, पर एक्चुअली में तो इस साल ही बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो ऐड कर देते हैं। कई बच्चे अलग अलग बैलेंस बता देंगे, मुझे पता है। तो बैंक में भी बढ़ के आ गया होगा। यहां तक तो बात खत्म हो गई। ये आइटम के बारे में बात करें। ये आइटम चेक इशूड 7,000, बताइए ऑलरेडी इसमें से माइनस होके आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ऑलरेडी रिकॉर्डेड, कुछ नहीं करना है सर इसका। नो इफेक्ट। क्यों सर? अरे बेटा, आपने क्या लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जब आपने इशू कर दिया होगा तो ऑलरेडी इसमें से माइनस कर दिया होगा, तो नो इम्पैक्ट, जीरो। तो ये तो आपका बैलेंस है 1 लाख। ये आपका ट्रू बैलेंस। अब मुझे बताइए, क्या बैंक ने इस साल इसको माइनस किया होगा? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं किया होगा सर। जब इस साल उसने माइनस नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक का बैलेंस भी आपका यही होगा फिर। क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना। एक सेकंड, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। चलिए, तो सभी को समझ में आ गया, सभी का बैलेंस टैली हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें कि सर यहां पर ट्रू बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 1 लाख आए? कितने स्टूडेंट थे जिनका ये सही था? आई गेस अगेन बहुत कम स्टूडेंट थे। दीपक 91, 99, जगन्नाथ साहू और एक और स्टूडेंट ठीक थे, परवेज और प्रेम केनी, 3 स्टूडेंट। बाकी सारे गलत थे। सर बीइंग ए ऑडिटर क्या रोल है यहां पर? क्वेश्चन तो मेरा ये आता है।
बीइंग ए ऑडिटर आपका क्या काम होगा? बीइंग ए ऑडिटर आप बैंक बैलेंस में क्या क्या असर्शन चेक करते हैं? क्या कौन कौन से असर्शन सबसे ज्यादा चेक किए जाएंगे? दो असर्शन के नाम बताइए मुझे, दो। वैसे होंगे तो सबसे ज्यादा, लेकिन जो सबसे पहले आपके दिमाग में टॉप मोस्ट क्राइटेरिया में दो असर्शन क्रिएट होते हो कि सर ये दो तो हमें देखना चाहिए बैंक। एक तो सर एग्जिस्टेंस देखेंगे कि एक्चुअल में बैलेंस है भी कि नहीं है। एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए होती है? एग्जिस्टेंस में सबसे पहले क्या देखोगे? अरे एग्जिस्टेंस की ऑडिट प्रोसीजर का नाम बताइए। अभी भी तक प्रोसीजर वर्ड नहीं आ रहा आपके दिमाग में? मैं प्रोसीजर, एग्जिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक ऑडिट प्रोसीजर क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कॉन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन से आप क्या करेंगे? और जो आप रिकैलकुलेट करके देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं ये कंप्लीटनेस देख रहे हैं। तो कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस देखने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो बैंक के इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे जैसे मैंने पूछ लिए यहां पर आपसे। स्पेशली इन ऑडिट फार में पूछेंगे, लेकिन ऑडिट में अगर आपको पूरा डेप्थ नॉलेज नहीं होगा अगर इस पर्टिकुलर को, तो आप प्लस माइनस करने में कई बार मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपसे पूछेंगे कि ये बैंक की बैलेंस शीट डेट पे ये चेक था, तो इसका क्या हो गया होगा, क्या सही बैलेंस होना चाहिए, क्या कंपनी ने सही बैलेंस शो किया है नहीं। वो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन देखे आस्क इन दी ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में आपके इस पर्टिकुलर बैंक बैंक वाला चैप्टर भी, बैंक ऑडिट में भी ये पार्ट को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो ऑलमोस्ट 50 मिनट हमने लगाए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल समझने में। कितने स्टूडेंट इस बात से अग्री करेंगे कि सर आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया? लॉजिकली आपको बैंक स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप बनाते आ गया? अगर आज आपने पूरा लेक्चर सही तरीके से रिवाइज कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप यूएस कंपनीज के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। जब आपके साथ में सिमुलेशंस आएंगे तो ये लेक्चर्स को मैं बार बार बोल रहा हूं, इन लेक्चर्स को रिवीजन बहुत अच्छे से करते जाना है। मतलब आपके पास होने में इस पर्टिकुलर ये जो सीरीज हमारी चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट के लिए होगा कि अच्छा यहाँ पर हमने बैंक रिकंसिलिएशन सीखा, कल हमने बैंक स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट सीखी। तो जो टॉपिक वाइज आप इसको सारा रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए।